मैं हूं विवेकानंद शर्मा। आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक खास व्यक्तित्व से। जी हां, हमने सुना होगा जय जवान जय किसान। मैं आज आप लोगों की मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जिन्हें हम जवान भी कहते हैं और जिन्हें हम किसान भी कहते हैं। और जवान और किसान का ये जो सामंजस्य है ये भी बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हैं आज डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह जी। ब्रजमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी। ब्रजमोहन सिंह जी 32 वर्ष सेना में रहे और 32 वर्ष लगभग 3 दशक से अधिक का समय सेना में बिताने के बाद अब जैविक कृषि का आप काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रजमोहन सिंह जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज के इस दौर में जब लोग बात करते हैं पैदावार बढ़ाने की, उस दौर में आपके मन में आखिर ये विचार कैसे आया कि जैविक कृषि की तरफ लौटा जाए? साहब, मैं सेना चिकित्सा विभाग में 32 इयर्स मुझे सर्विस करने का अवसर मिला है। अब मेरे जीवन काल में हमने महसूस किया कि ये इतनी तरह तरह की बीमारियां और किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्सिनोमा, और कार्सिनोमा के तो इतना ग्राफ बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। नौकरी मैंने 32 इयर्स कर ली। उसके बाद में मुझे फिर सौभाग्य मिला 11 साल में मैक्स हेल्थ केयर के साथ किया। तो उसमें फिर और हमने ये स्टडी की कि ये हो क्या रहा है। कार्सिनोमा बहुत फास्ट स्टडी बढ़ रहा है, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब। ये तो कार्सिनोमा जो आप बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों तक जानकारी पहुंचे सरल शब्दों में। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा कैंसर है, सीधा सीधा। अच्छा, कैंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो है कैंसर बढ़ता है, कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती जाती हैं, ये कैंसर है। और इसकी मेन वजह जो है, सबसे पहले आज के टाइम में तो रासायनिक और पेस्टिसाइड खेती, रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड खेती, ये सीधा सीधा हम पूरी साल में 100 ग्राम आर्सेनिक एंड 100 ग्राम मर्क्यूरी खा जाते हैं, स्लो पॉइजन। अभी आप सोच लो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये सब चीज़ें मैं समझ गया। समझने के बाद मैंने डिसाइड किया, सर्विस बहुत कर ली। उसके बाद मैं फार्मर हूँ, मैं मेरा ट्रेडिशनल फार्मिंग को अपनाया और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जहर मुक्त खेती करूँगा। और साथ ही मुझे संघ के अंदर मैं स्वयंसेवक हूँ, तो संघ से मुझे एक दायित्व मिल गया, भूमि सुपोषण। अब भूमि सुपोषण की बात मिली और वहाँ बुद्धिजीवियों का मुझे एक्सपोजर मिला। और साथ में जो है मेरा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ते गए और कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिल करके और मैंने प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू कर दी। आपसे जानना ये चाहेंगे कि कितना समय आपको हो गया है जैविक खेती करते हुए? कितना समय हो गया लगभग? मुझे 5 साल हो गए। 5 वर्ष हो गए। 5 साल। इन 5 वर्षों में क्या अनुभव है? क्योंकि सामान्य रूप से ये सुनने में आता है कि जो रासायनिक उर्वरकों से, पेस्टिसाइड्स के साथ में जो खेती करते हैं, वहाँ कम लागत में अधिक पैदावार होती है, ऐसा कहा जाता है। जैविक कृषि करने वाले लोगों के लिए ये कहा जाता है कि बहुत नुकसान में उनको शुरू में काम करना पड़ता है। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि वो नुकसान जो है वो शुरुआती 2-3 वर्षों का है। तो ये अनेक प्रकार के भ्रम इस प्रकार के समाज में फैले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैविक कृषि करने वाला किसान भी ठीक प्रकार से आत्मनिर्भरता से पैसा कमा के अपनी आजीविका चला सकता है? साहब, इस जैविक खेती को करने का तरीका चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए। हमारे बाप दादा पूर्वज करते थे, इतना अच्छा अन्न उपजाते थे और 0 बजट था उनका। खेत में से बाहर भेजते थे, कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं लाते थे। ये कंसेप्ट था, ये प्राकृतिक फार्मिंग है। ये एक बार इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? खेत में से बाहर कुछ भेजते थे, बाहर से खेत में नहीं लाते थे, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्राकृतिक खेती का ये सेगमेंट है। प्राकृतिक खेती का मतलब ही ये है कि खेत से आप अन्न उपजाओगे और जो है आप अपने खाने जितना तो हो गया, उसके बाद में आप जो है उपभोक्ता को देंगे, मार्केटिंग करोगे, मतलब बेचोगे आप। लेकिन बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा
परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए रासायनिक खेती में आज किसान को सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब 50% कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्शन है वो इसके अंदर फर्टिलाइजर, अंधाधुंध फर्टिलाइजर और जो है पेस्टिसाइड में दे देता है। मैं बात करूं तो अभी मेरा एक जानकार 1 बीघा टमाटर किया था, 1 बीघा टमाटर के अंदर 1,25,000 की दवाई दे दी। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उस आदमी का 1,25,000, उसकी इनकम कितनी हुई, 1,35,000 का टमाटर बेचा उसने किया क्या, सारी जमीन को पेस्टिसाइड और केमिकल दे दे के उसको उर्वरा शक्ति कम कर दी और उसने जो है पेस्टिसाइड लोगों को खिला दिया। तो उसके तो हेल्थ के स्वास्थ्य वाले हजार हुए हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि प्राकृतिक खेती में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है अभी खरपतवार है, खरपतवार को तो ये एक बेसिक फंडा है प्राकृतिक खेती का। भाई आपने खेती कर दी है तो गोज करनी है, निनाण करना है, निनाण नहीं करके उसके अंदर आपने जो है पेंडा नाम की एक चीज आती है, एक पेस्टिसाइड है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कार्सिनोमा, कैंसर और आपकी नपुंसकता और तरह तरह की चीजें हैं, ओबेसिटी, दुनिया भर की लिस्ट है। लेकिन उसको उस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए प्राकृतिक खेती के अंदर जीरो तो बजट और उसके अंदर लागत कम और पैदावार अच्छी, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक है। तो मेरे कंसेप्ट से तो यह 5 साल में मैंने तो इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लिया और लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। प्राकृतिक खेती बहुत लाभ है। अभी मेरे गेहूं हैं, मेरे गेहूं, लोगों के गेहूं तो 2,500 में 3,000 में भी लोग जो है उनको मार्केट ले जाना पड़ता है। पिछले साल मेरे पास में 135 क्विंटल का गेहूं की डिमांड थी, लेकिन मेरे पास इतने गेहूं थे मैं तो सिर्फ 43 क्विंटल ही दे पाया। मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, इतना ही था मेरे पास और नहीं दे पाया। तो कहने का मतलब जो है कि जहर मुक्त खेती, पेस्टिसाइड और रासायनिक फर्टिलाइजर को काम में नहीं लेकर के अब हम जो है जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो प्राकृतिक तरीके से खेती करके भी आप लाभ कमा सकते हैं, ये कहना है ब्रजमोहन सिंह जी का। ब्रजमोहन जी, एक बात अक्सर सुनी जाती है, भटिंडा से ट्रेन आती है बीकानेर तक, कहा जाता है कैंसर ट्रेन उसको नाम दिया गया है। क्या लगता है पंजाब में वर्षों तक जो एक प्रकार से हम कहें हरित क्रांति के जो ये दुष्प्रभाव के रूप में चीज़ें आई हैं, क्या यही बड़ा कारण है उसका? मैं भाई साहब बताना चाहूँगा, हमारे देश को ज़रूरत थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान। तो ठीक है, जवान देश को सुरक्षित रखेगा और किसान जो है देश के लिए अन्न उपजाएगा। उस टाइम की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस ज़रूरत को तो रासायनिक खाद उस टाइम 2.5 किलो के लगभग, 2 किलो के लगभग पर बीघा था। आज तो साहब 25-25 किलो और उसके बाद में भी कोई वो नहीं है। अब तो जमीन सेचुरेशन पर आ गई है, जमीन खुद बोलने लगी कि अब मेरे में उर्वरा शक्ति रही नहीं। इसलिए हमारी भारत सरकार और वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जोर दे देकर लोगों में आ करके और स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ काम कर रहे हैं। जैसे मैं बजाज फाउंडेशन का नाम लूंगा, उन लोगों ने तो प्राकृतिक खेती पे सीकर जिले को जो है उन्होंने मतलब उनको टोटल नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए इतना तगड़ी मुहिम चला रखी है। और ये मुहिम चला रखी तो इससे फायदा क्या होगा? जीरो बजट, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जहर मुक्त जमीन होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पानी को धारण करने की क्षमता जमीन की बढ़ेगी, वाटर लेवल भी कम आएगा, सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी। तो प्राकृतिक खेती एक वरदान है। बजाज फाउंडेशन का आपने नाम लिया, बजाज फाउंडेशन इस दिशा में काम कर रहा है। भारतीय किसान संघ भी इस संदर्भ में कुछ काम करता है, आपका कैसा क्या अनुभव है? यस, भारतीय किसान संघ इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है प्राकृतिक खेती पे। भारतीय किसान संघ टोटली किसानों की इस चीज के ऊपर जो है टोटल फोकस है। और मैं भी उस संघ के साथ में, भारतीय किसान संघ के साथ में काम कर रहा हूँ। और मैं प्रशिक्षण कृषि वैज्ञानिकों और स्वयंसेवी संस्था जैसे बजाज फाउंडेशन वगैरह इनसे लिया है। तो किसान संघ के साथ में जा करके हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो लोगों को जो है आम जन आदमियों को जो है ना प्राकृतिक खेती समझाएं।
ब्रजमोहन सिंह जी, वैसे तो जैविक कृषि का बहुत बड़ा विराट विषय है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ सूत्र वाक्य, कोई 2-3 प्रमुख चीज़ें वो आप बताएं जो वो बहुत आसानी से कर सकें और उनकी पैदावार भी अच्छी हो और साथ ही साथ उनकी जो खेत की मृदा है, भूमि है, उसका भी जो स्तर है, गुणवत्ता है, वो बनी रहे। क्या बहुत ही सुंदर, ये सही बात है भाई साहब। प्राकृतिक खेती के अंदर आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कोई पैरामीटर ऐसे कोई मीटर लगाने की जरूरत नहीं। सीधी सीधी बात है कि आपने जो है गो आधारित खेती करनी है, और गो आधारित खेती में आपने गोबर को जो है इस तरीके से जीवाणु युक्त बनाना है जिसके अंदर जीवामृत गाय का गोबर में 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु हैं, और 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो पीपल की नीचे की माटी को लेकर के और 180 लीटर ड्रम पानी के अंदर घोल दो। 4 बीघा के लिए कंप्लीट जो है आपको भूमि ठीक हो जाएगी, भूमि ठीक हो, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाएगी साहब। ये जो रसायनों से जो भूमि खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी साहब। रसायन से क्या हुआ है कि जो माइक्रोब्स हैं जमीन के वो खत्म हो गए। जो केंचुआ किसान का मित्र है वो तो 10 फीट नीचे चला गया। अब जिस जमीन में रासायनिक खाद की कमी, रासायनिक खाद का असर कम हो गया, वहां केंचुआ अपने आप आती है। अब जैसे मेरी जमीन में देखोगे बरसात के दिनों में तो मैं पांव टेक नहीं सकता हूँ, इतने केंचुए हो गए। मैं केंचुआ लाया नहीं कहीं से, ये इतने केंचुए धरती में हैं, सब जगह पे हैं, लेकिन केमिकल फार्मिंग से वो केंचुआ जो है नीचे चला गया। अब उसको जो भूमि का सुपोषण हुआ तो केंचुआ ऊपर आ गया। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे आपने भी कहा भूमि के सुपोषण के लिए केंचुआ, माइक्रोब्स, इनकी जो बात आप कर रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं गो आधारित कृषि हमारे को चाहिए। राजस्थान में खासतौर पर जब हम देखते हैं गाँव में, तो पशुपालन के नाम पर गाय से ज़्यादा बड़ी संख्या में भैंसें दिखाई देती हैं, और भैंस का दूध भी महंगा बिकता है, फैट उसका एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार से जो किसान गाय के बजाय भैंस रखता है, और आप जो कह रहे हैं गो आधारित कृषि, गाय का गोबर, गोमूत्र, उसकी जगह यदि वो भैंस का गोबर वो काम में लेता है, तो क्या उस तेजी से परिणाम नहीं आएंगे? क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए तो जीवामृत चाहिए, और जीवामृत के लिए तो हमारी देसी गौ माता चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और गौ माता जो है किसान को समृद्ध बना देती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन एक देशी गाय, इसलिए बोला भी जाता है, और किसी वैज्ञानिक और ये जो विद्वान हैं ये बोलते हैं, और हम लोगों को बता भी थे, एक देशी गाय चाहिए, एक देशी गौ माता 30 बीघा जमीन के लिए कंप्लीट आपको जो है आपकी फर्टिलाइजर क्या आपकी जमीन के लिए 30 बीघा जमीन के काफी है वो। अब आपके पास भैंस हैं 5, लेकिन गोबर चाहिए, तो वो भैंसों का गोबर, अकेली गाय का गोबर तो होगा नहीं, तो उन भैंसों का गोबर को इकट्ठा करके और गौ माता के पेशाब से, यूरिन से और गोबर से वो बनाएंगे जीवामृत। जीवामृत को हम उसको जो है एक तरीका है घन जीवामृत में कन्वर्ट कर देंगे। वो घन जीवामृत में 16 पोषक तत्व होंगे। हमारी जमीन जो है कंप्लीट जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, और जमीन का सुपोषण तो हो ही गया, इसमें कोई शक, और जहर मुक्त खेती होगी साहब। तो ब्रजमोहन सिंह जी का कहना है कि गौ आधारित कृषि यही कल्याण का आधार है, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सकल सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि गाय के साथ में यदि आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ का भी सौदा रहेगा, और साथ ही साथ गाय को माता भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक गाय जो है वो 30 बीघा भूमि को स्वस्थ रख सकती है, और एक गौ माता यदि 30 बीघा भूमि को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित रख सकती है, रसायनों का दुष्प्रभाव वो मिटा सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में वह गौ माता कितनी उपयोगी है। शायद माता का दर्जा उनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कि रसायनों का किस प्रकार का उपयोग हो रहा है और वो कितना नुकसान करता है? लेकिन साथ ही साथ आपके इस विषय में कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक
लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी विशेष शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।